आज मैं कुंदन कुमार की क्लास 12th BSCV की जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उसकी आज मैं स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश की चर्चा करूंगा, जिसका ये आज 5वां पार्ट होगा। और इससे पहले कि आप 4th पार्ट तक के पूरी वीडियो आप देख लें, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं चलता हूँ पिछले वाले वीडियो की तरफ, जो में आप देखे थे कि वह अकेलापन तथा प्रेम के मध्य संबंध का विवेचन करता है। नॉवेल के बारे में उसने ऐसा बताया। इसके बाद वाले पोर्शन पे चलता हूँ, जिसमें दिया है द इमीडिएट एंसेस्टर्स ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल्स हु डोमिनेटेड द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी वर वेल्स, बेनेट, कॉनरैड, किपलिंग एंड फॉस्टर। खास करके आधुनिक अंग्रेजी उपन्यास के तत्कालिक जो मॉडर्न इंग्लिश जो नॉवेल्स हैं उसके पूर्व पितृपुरुष, जिन्हें 20th सेंचुरी के प्रथम चरण में उस पर अपना प्रभुत्व रखा, वह व्यक्ति कौन थे? तो वेल्स, बेनेट, कॉनरैड, किपलिंग और द फॉरेस्टर थे। दीज राइटर्स राइट फॉर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इन लेखकों ने व्यक्तियों के छोटे समूह के लिए क्या किया? लेखन कार्य किया। तो जो भी कुछ लिखते थे वो एक छोटे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए लिखा करते थे। D.S. Lawrence is concerned with how individuals could fully realize themselves as individuals so as to make true contact with others। खास करके D.S. लॉरेंस की मैं चर्चा करूँ, D.S. लॉरेंस का फुल नेम की जब मैं चर्चा करूँ, D.S. लॉरेंस का फुल नेम क्या है? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। खास करके इन लेखकों में जैसे D.S. लॉरेंस इस तथ्य में अभिरुचि रखते एवं चिंतित रहते थे कि व्यक्तिगत अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करके भी स्वयं को किस प्रकार व्यक्ति अथवा एकाकी पूर्णतया अनुभव कर सकता है, जिससे कि वह क्या हो सके कि वह व्यक्तियों से वास्तविक संपर्क बनाए रखने में, ट्रू कॉन्टैक्ट विथ अदर्स बनाए रखने में क्या हो? समर्थ हो। दीज आर सच फन डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव इन मॉडर्न नॉवेल एज रिमाइंडर्स ऑफ द वर्क ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोएट्स। खास करके महान अंग्रेजी भाषा के कवियों की रचनाओं का हमें स्मरण दिलाने के लिए आधुनिक उपन्यासों का अत्यंत सुंदर वर्णन तथा विवरण है, ऐसा मुझे पता चलता है। Thus we saw novels embrace every aspect of interest। इसलिए कह सकते हैं कि इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नॉवेल्स है उसकी में उपन्यासों ने कल्याण तथा उपन्यासों का जो भी कंडीशन है तो क्या है, लाभ के प्रत्येक पहलू का हार्दिक अभिनंदन भी किया। एस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एम्ब्रेस मतलब होता है अभिनंदन करना। इट इज़ लाइक टेलिंग ए स्टोरी। ये बिल्कुल क्या है? तो बिल्कुल एक प्रकार से कहानी का एक वर्णन करने के समान है। एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ ग्रोज इन द नॉवेल्स। जीवन का प्रत्येक स्वरूप उपन्यास में विकसित होता है। एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ ग्रोज इन द नॉवेल्स, कहते ना कि जीवन का प्रत्येक पहलू, जीवन का प्रत्येक रूप आपको किसमें देखने का मौका मिलता है? तो नॉवेल में। इट इज़ द ग्रेटेस्ट एजुकेशनल फोर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। खास करके आधुनिक विश्व की महानतम शैक्षणिक सामर्थ्यपूर्ण शक्ति में से एक है। नाउ इंग्लिश एज वी ऑल नो इज नो मोर अ मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश। खास करके अभी जो हम लोग जो इंग्लिश की स्टडी करते हैं उस पर अंग्रेजी पर ब्रिटिश एकाधिकार अब बच नहीं गया है। इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि अभी क्या कौन सा भाषा बन गई है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है। टुडे आज बिसाइड्स द ब्रिटिश नॉवेल वी हैव द इंडियन, अफ्रीकन, कनाडियन एंड मेनी अदर नॉवेल्स इन इंग्लिश। खास करके यह अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन तो गई ही है, साथ में आज ब्रिटिश उपन्यासों के अतिरिक्त हम लोगों को भारतीय, अफ्रीकन, कनाडियन तथा अनेक अन्य उपन्यास भी क्या है? उपलब्ध हैं। वी शैल टॉक इन ब्रीफ अबाउट ऑल ऑफ देम। अब हम चलेंगे उक्त सभी के संबंध में संक्षेप में कुछ बातें भी करेंगे। जैसे कि भी आप यहाँ देख भी रहे हैं कि दिया भी है इंडियन नॉवेल इंग्लिश। खास करके इंडियन नॉवेल इंग्लिश में उसकी चर्चा आ रही है। कहते हैं कि इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स हैव वोन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। जानते हो कि भारतीय अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों ने विश्वव्यापी पहचान अपनी क्या कर ली है? बना चुकी है। द इंडियन नॉवलिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड अ ग्रेट ट्रेडिशन। आज भारतीय उपन्यासकारों में
एक महान परंपरा भी क्या कर दी गई है, स्थापित कर दी गई है। एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना, वर्ल्ड वाइड मतलब विश्वव्यापी, जो विश्व लेवल पे हो, रिकॉग्निशन मतलब पहचान। द इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इज पार्ट ऑफ द इंडियन लिटरेचर। जानते हैं खास करके भारतीय नोवेल जो इंग्लिश में है ये क्या है, तो इंडियन लिटरेचर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और इट रिफ्लेक्ट्स द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्बियंस ऑफ द टाइम। ये खास करके किसको रिफ्लेक्ट करता है, तो सोशल को भी, पॉलिटिकल को भी और कल्चरल बोले सांस्कृतिक रूपों का भी ये क्या करता है, जो वातावरण को प्रतिबिंबित करता है। एम्बियंस मतलब प्रतिबिंबित। और ख़ास करके जो कि बंकिम चंद्र राजमोहन्स वाइफ रिटन इन 1864 वाज द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश। खास करके बंकिम चंद्र का 1864 में लिखित, जो कि कब लिखा उन्होंने, 1864 में, राजमोहन वाइफ जो नोवेल है, ये पहला नोवेल है किसका, तो भारत में लिखी जाने वाली पहली नोवेल, वाज द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश। कब, तो 1864 में। इसको लिखा किसने, तो बंकिम चंद्र ने लिखा, और इसकी रचना कौन है, राजमोहन वाइफ। ही रोट प्रोफ्यूजली इन बंगाली एंड अवेकेंड नेशनल कॉन्शियसनेस थ्रू हिज नॉवेल्स। खास करके इन्होंने बंगला भाषा में प्रचुर मात्रा में लेखन किया। ही रोट प्रोफ्यूजली मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। बंगाली एंड अवेकेंड नेशनल कॉन्शियसनेस, और ख़ास करके अपने उपन्यासों द्वारा राष्ट्रीय चेतना को क्या किया, जागृत किया। किसके द्वारा, थ्रू हिज नॉवेल्स। द 30s saw the Indian movement for freedom अंडर महात्मा गांधी। 30 का दशक महात्मा गांधी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से परिचित हुआ। द 3 ग्रेट नॉवलिस्ट्स ऑफ द टाइम रिप्रेजेंटेड द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ। खास करके उस समय के जो 3 महानुभाव, जो ग्रेट नॉवलिस्ट हुआ करते, जिन्होंने 3 पक्षों का प्रतिनिधित्व किया, वो कौन था, तो एक थे द मुल्क राजानंद, एक कौन थे, एक थे आपको मुल्क राजानंद, और रोट स्पेशल नॉवेल्स एंड ट्राई टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ कास्ट एंड क्रीड। ये खास करके मुल्क राजानंद ने सामाजिक उपन्यासों का लेखन किया तथा जाति, बैरियर्स ऑफ कास्ट मतलब जाति, और क्रीड मतलब रूढ़िवादी बाधाओं को तोड़ने के लिए उन लोगों ने क्या किया, तो अपना नोवेल लिखना शुरू किया, ताकि उक्त अवरोधों को हटाने में क्या रहे, वो प्रयासरत भी रहे। His Untouchable is an attempt to abolish the evil of untouchability। खास करके उनकी एक अनटचेबल जो कि बुक है, जो कि एक अस्पृश्यता के अभिशाप के उन्मूलन का एक प्रयास है, ऐसा इसमें इसकी चर्चा भी करी गई है कि आखिर अनटचेबल जो छुआछूत को मानने वाले जो लोग हैं, उसके साथ वो कैसा बिहेव करना है, उससे किस प्रकार से बिहेव करते थे पहले के ज़माने में लोग, इसकी चर्चा उसमें की गई है। और इकोनॉमिक स्लैवरी एंड कॉलोनियल एक्सप्लेनेशन आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कूली एंड 2 लीव्स एंड अ बर्ड। खास करके आर्थिक दासता और औपनिवेशिक उत्पीड़न, उनकी रचना कूली की विषय वस्तु थी। अब क्या हुआ, मैटर ऑफ कूली एंड 2 लीव्स एंड अ बर्ड, वो भी वही खेम कहानी थी उसमें भी। और R.K. नारायण थ्रू हिज सोशल कॉमेडीज हिज मॉरीड द लिटिल आयरनीज ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। खास करके R.K. नारायण ने भी सामाजिक हास्य प्रहसन द्वारा पारिवारिक जीवन के छोटे छोटे चूभने वाले तथा विकासशील समाज में क्रमशः छिन्न होते हुए जीवन मूल्यों को क्या किया है, प्रतिबिंबित किया है। हिज मिरर्ड द लिटिल आयरनीज ऑफ डोमेस्टिक लाइफ एंड क्रम्बलिंग ओल्ड वैल्यूज इन द डेवलपिंग सोसाइटी। और ख़ास करके विकासशील समाज में क्रमशः छिन्न भिन्न होने वाले जीवन मूल्यों को प्रतिबिंबित किया है, बताया है। और जो राजा राव हिज चैम्पियन द केस ऑफ इंडियन फिलॉसफी ऑन द वन हैंड एंड द एसेंस ऑफ गांधीज़म ऑन द अदर। राजा राव ने एक और भारतीय दर्शन की स्थिति, ये बोले कि इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन की स्थिति को उद्भावित किया, उसके बारे में बताया, तथा उस दूसरी ओर गांधीवाद को भी, द एसेंस ऑफ गांधीज़म ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ गांधीवाद को भी लेकर चला। खास करके
द गाइड ऑफ आर के नारायण एंड द सर्पेंट एंड द रोप एंड द कांथापुरा ऑफ राजा राव आर इमोर्टल वर्क्स। खास करके आर के नारायण द्वारा लिखित द गाइड और द सर्पेंट एंड द रोप और राजा द्वारा लिखित कांथापुरा कैसी रचनाएं हैं, तो ये अमर रचनाएं हैं, इसे कोई मार नहीं सकता। इसके जस्ट बाद वाला जो पोर्शन जो वीडियो है इसको मैं नेक्स्ट वाले में डालूंगा, क्योंकि समय कुछ ज़्यादा लग जाता है इसको अपलोड करने में। जो अगले वाले पोर्शन में क्या पढ़ाऊंगा, एज द नोवेल कंसिलेटेड सम मोर नॉवलेट्स ज्वाइन द बैंड वैगन एंड रोड। इसके बारे में आगे बताऊंगा कि आखिर जितने भी सारे जब उपन्यास संयुक्त रूप से संगठित हुए तो कुछ साहित्य उपन्यासकार भी उस पथ की ओर अग्रसर हुए और भारतीय जीवन में प्रत्येक पहलू पर विस्तार से रचना भी किए उन्होंने। ऐसे बातें इसके जस्ट बाद वाले पोर्शन में, जस्ट बाद वाले पैराग्राफ में आपको बताऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।